दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हम बातचीत कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज बिजोलिया शिलालेख। आप सभी को पता है कि बिजोलिया शिलालेख अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके पीछे ये कारण है कि बिजोलिया शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है। इसीलिए इस शिलालेख से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आज हम बिजोलिया शिलालेख के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे, साथ में बिजोलिया शिलालेख से कौन कौन सी जानकारी मिलती है इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो बिजोलिया शिलालेख के सामान्य परिचय के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले जानकारी ये मिलती है कि ये शिलालेख कहाँ है, इसकी भाषा क्या है, इसको लिखने वाला कौन था, इसको लिखवाने वाला कौन था, ये कहाँ लगा हुआ है, किस मंदिर पर लगा हुआ है। साथ में ही हम जानकारी करेंगे कि इस पे कौन कौन सी बातें लिखी गई है। तो सामान्य परिचय को पढ़ें तो ये कहते हैं कि ये जो शिलालेख है ये 1170 ईस्वी का है। सबसे पहले यह है कि बिजोलिया शिलालेख किस ईस्वी का है, तो हमें जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। चलो कोई बात नहीं। इसी क्रम में दूसरी जानकारी ये मिलती है कि यह है कहाँ, तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर लगा हुआ है। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। और ये पार्श्वनाथ जो जैन मंदिर है यह है बिजोलिया में। और बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। हमें यह पता चला कि बिजोलिया गांव में पार्श्वनाथ जी का मंदिर है और यह मंदिर है जैन मंदिर। ये 1170 ईस्वी का है और इस पे एक लगा हुआ है शिलालेख। चलो कोई बात नहीं, हमें जानकारी ये तो मिल गई, ये शिलालेख लगा हुआ है। अन्य जानकारी जब हम बिजोलिया जाते हैं, इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर जाते हैं, तो जानकारी ये मिलती है कि ये शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो दूसरी जानकारी ये मिली कि जो इसकी जो भाषा है वो कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। अगर आपको संस्कृत भाषा आती है तो आप इस शिलालेख को पढ़ सकते हो, और अगर आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है तो किसी को पूछ लेना कि भाई साहब इस पर क्या लिखा हुआ है। इसी क्रम में कि संस्कृत भाषा किसने लिखी, इसको लिखने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति था और उस व्यक्ति में ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण उसने संस्कृत भाषा में ये शिलालेख लिखा। मैंने मोटा मोटे उदाहरण के रूप में आपको नाम बता दिया है प्रशस्तिकार का, लिखने वाला लेखक है गुणभद्र। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उसमें ऐसे कौन से गुण हैं जिसने संस्कृत भाषा में इस शिलालेख को लिखा है। तो उस व्यक्ति में अच्छे गुण हैं, और अच्छे गुण है तभी इसका नाम क्या है? गुणभद्र है। और गुणभद्र में अच्छे गुण है तभी उसने संस्कृत भाषा में एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर पर बिजोलिया शिलालेख को लिखा था। कोई बात नहीं, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने ये लिखवाने का काम किया? तो जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति का नाम है जैन श्रावक लोलाक, निर्माणकर्ता में जानकारी मिलती है कि जैन श्रावक लोलाक ने ये जैन पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण करवाया जैन श्रावक लोलाक ने ये कहा किसको? गुणभद्र को, कि तेरे में इतने गुण हैं तो तू एक शिलालेख लिख और इस पे ये चिपकाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां आने वाले समय में कुछ न कुछ इस शिलालेख से जानकारी लोग जुटाएंगे। पेज तो फट भी जाता है, पेज में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन शिलालेख लगा दिया तो लगा दिया, बाद में शिलालेख में कोई संशोधन नहीं। ये नहीं कि रबड़ से मिटाया और नया नाम जोड़ दिया। तो इसे कहते हैं शिलालेख, जो शिलाओं पर लिखा हुआ होता है। तो ये गुणभद्र ने क्या किया? इसके जो निर्माण करने का कार्य है वो जैन श्रावक लोलाक ने किया। किसका? जैन पार्श्वनाथ मंदिर का। और इस मंदिर पर इसी व्यक्ति ने लिखवाया, किससे? गुणभद्र से। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने ऐसा करवाया। लेकिन जानकारी क्या मिलती है? जानकारी इस पे दो तरह की जानकारी मिलती है। एक तो चौहान वंश से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। दूसरी कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें वर्तमान समय में जिन अपने क्षेत्र को कुछ अलग नाम से पुकारते हैं,
प्राचीन काल में जिस समय ये शिलालेख लिखा गया था उस समय उन क्षेत्रों को कुछ अलग नाम से पुकारते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस शिलालेख पर दो तरह की जानकारी मिलती है, एक भौगोलिक जानकारी, एक इतिहास से जुड़ी हुई चौहान वंश की जानकारियां। तो हम ये कहते हैं इस शिलालेख पर दो तरह की जानकारी मिलती है, दो तरह की जानकारी मिलती है। कोई बात नहीं, दोनों जानकारी को हम पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की जानकारियां मिले। तो इसको मिटाने से पहले हम पढ़ रहे हैं बिजोलिया शिलालेख को, और ये बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है और पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर बना हुआ है। और ये मंदिर कहाँ है? बिजोलिया में। इसकी जो भाषा माना जाती है वो संस्कृत मानी जाती है। लिखने का काम इसको गुणभद्र ने किया और निर्माणकर्ता जैन श्रावक लोलाक है। इस शिलालेख पर दो तरह की जानकारी मिलती है। ये हमने इस शिलालेख के सामान्य परिचय को पढ़ा। सामान्य परिचय को पढ़ा तो कुछ हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, ताकि ऐसा पूछा जा सकता है कि बिजोलिया शिलालेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत। लिखने का काम सबसे ज्यादा पूछा जाता है गुणभद्र ने किया। लिखवाने का काम जैन श्रावक लोलाक ने किया। ये कहाँ लगा हुआ है? बिजोलिया में। कौन सी सन का है? 1170 ईस्वी का। इसे सामान्य परिचय को पढ़ा। अब हम इनकी जानकारी को पढ़ लेते हैं कि इस शिलालेख के माध्यम से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है। तो ये अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, इसको भी हम ग्रहण कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि इसमें दो तरह की जानकारी मिलती है, एक तो चौहान वंश को लेकर जानकारी मिलती है, एक भौगोलिक क्षेत्र को लेकर जानकारी मिलती है। चौहान वंश को लेकर इसमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है, इसमें चर्चा करते हैं हम। चौहान वंश को, चौहान वंश, ये शिलालेख चौहान वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। चौहान वंश को लेकर ये शिलालेख यह कहता है कि चौहान वंश का जो संस्थापक है वो वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। चलो कोई बात नहीं। ये कहते हैं कि ये जो सांबर का जो क्षेत्र है, शाकंभरी का जो क्षेत्र है, ये इसके आसपास ये लोग रहते थे, चौहान वंश के लोग। इन्होंने अपनी राजधानी अहचित्रपुर को बनाई थी, और अहचित्रपुर वर्तमान समय में हम नागौर को कहते हैं। तो ये जो नागौर वाला जो बेल्ट है, इलाका है, इसको प्राचीन काल में अहचित्रपुर कहा जाता था। चलो कोई बात नहीं। और क्या जानकारी मिलती है? एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि चौहान वंश के जो चौहान वंश है ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। इन्होंने बिजोलिया शिलालेख में ये लिखा गया है कि चौहान वंश वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। तो हमें एक बार ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था कि चौहान वंश को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है किस शिलालेख में? तो चौहान वंश को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है बिजोलिया शिलालेख में। चौहान वंश की राजधानी अहचित्रपुर थी। ये किस शिलालेख में जानकारी मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था, जिसका प्रारंभिक क्षेत्र शाकंभरी या सांबर के आसपास का था। तो ये भी जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। ये मैंने 3-4 नाम बोले हैं, 3-4 बातें बताई हैं, ये पेपर में छपी हुई है पहले। इसका मतलब है कि एक एक लाइन को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है। जब एक एक लाइन को मद्देनजर लेके पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपका किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो हम चौहान वंश में जो जानकारी मिलती है इसको लिख लेते हैं। पहली जानकारी, चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान है। ये वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के आसपास अपना निवास क्षेत्र बनाया। निवास क्षेत्र
बनाया। इसको लेकर जानकारी मिलती है कि चौहान वंश की राजधानी कौन सी धानी? राजधानी। चौहान वंश की राजधानी हमने कौन सी बताया था? अहिछत्रपुर बताया था। अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर को वर्तमान समय में क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा इसने ये बताया कि चौहान वंश वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। चौहान वंश कौन से गोत्र के? वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। हमने ये जो जानकारी लिखी है इसमें इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। आप प्रश्न पूछ ले कि किस शिलालेख के अनुसार, और प्रश्न पूछा भी गया है, किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया? तो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार करवाया। अब भूगोल सत्य है या इतिहासकार सत्य है, मैं सत्य हूँ या आप सत्य है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख में साफ साफ छपा हुआ है कि इस सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। तो दोस्तों जानकारियाँ जो मिलती है इसको एक बार चर्चा करते हैं कि चौहान वंश की जानकारी मिलती है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम में कि चौहान वंश की महत्वपूर्ण जानकारियाँ किस शिलालेख में मिलती है? तो चौहान वंश की जो जानकारी है वो बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। इसी क्रम में नंबर 2 पे कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान है और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के आसपास अपने निवास क्षेत्र बनाया। कि वासुदेव चौहान ने सांबर के आसपास रहना शुरू किया और अपनी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर को बनाया। कोई बात नहीं। चौहान वंश वत्स गोत्र के ब्राह्मण है और चौहान वंश को वत्स गोत्र के ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया है? ये काफ़ी बार एग्जाम में छप चुका है दोस्तों। तो ये बताया है बिजोलिया शिलालेख में। इसके अलावा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया किस शिलालेख के अनुसार? तो यहाँ भी हमारा उत्तर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। इसी क्रम में अब हम बातचीत करेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र को लेकर ये बिजोलिया शिलालेख क्या क्या जानकारी देता है। तो भौगोलिक क्षेत्र को लेकर बिजोलिया शिलालेख महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि जिस समय ये शिलालेख का निर्माण हुआ या प्राचीन समय में कुछ ऐसे राजपूताना के भारत के ऐसे क्षेत्र थे जिनका प्राचीन नाम कुछ अलग मिलता है। आपको पता है कि जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर मिलता है और किताबों में हम बार बार पढ़ते हैं जाबालीपुर, लेकिन बिजोलिया शिलालेख कहता है कि ये जो जालौर का जो क्षेत्र है इसको प्राचीन नाम जाबालीपुर था। कोई बात नहीं। इसी क्रम में ये कहा जाता है कि जो वर्तमान में हम सांबर कहते हैं, सांबर झील का जो आसपास का क्षेत्र था इसको प्राचीन काल में शाकंभरी के नाम से जानते थे। इसके अलावा भीनमाल जो क्षेत्र है, जो जालौर में भीनमाल का क्षेत्र को पहले श्रीमाल के क्षेत्र नाम से जाना जाता था। नागौर का जो क्षेत्र है अभी वर्तमान समय में उसको पहले अहिछत्रपुर कहा जाता था। बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है उसको पहले जांगल प्रदेश कहा जाता था। नाडोल का जो क्षेत्र है उसको पहले नड्डल के नाम से जाना जाता था। दिल्ली का जो क्षेत्र है इस दिल्ली के क्षेत्र को या दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का मिलता है। तो हम कुछ सांचौर का जैसे सत्यपुर हो गया, मंडोर का जैसे मांडलपुर हो गया, तो हम कुछ नामों को लिखेंगे जिसका प्राचीन नाम क्या क्या मिलता है। तो हम दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली का किसका नाम मिलता है? दिल्ली का। चलो कोई बात नहीं। हम कहते हैं जांगल प्रदेश और जांगल प्रदेश हम किसको कहते हैं? हम बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को। ये
वर्तमान नाम है और ये इनके प्राचीन नाम है। जैसे हो गया नड्डल, नड्डल को क्या कहते हैं, जैसे नाडोल हो गया, नाडोल। हमने अभी नाम लिखा है अह छत्रपुर, और अह छत्रपुर किसको कहते हैं, नागौर। इसके अलावा हमने कहा जांगल प्रदेश हो गया, दिल्ली का हो गया, नड्डल हो गया, अह छत्रपुर हो गया। हमने कहा शाकंभरी, शाकंभरी, और शाकंभरी का हम आज नाम क्या कहते हैं, सांबर। हम कहते हैं जिस प्रकार से दूसरा नाम हो जाएगा सत्यपुर, मतलब सांचौर, सत्यपुर। और सत्यपुर किसको कहते हैं, सांचौर को। हम कहते हैं जाबालीपुर, जाबालीपुर, जाबालीपुर किसका नाम मिलता है, जालोर का। जालोर में एक बीनमाल है, बीनमाल का क्या नाम मिलता है, श्रीमाल, श्रीमाल। और श्रीमाल को आज हम कहने लगे भीनमाल। एक नाम हो जाएगा अपने मंडोर का, जिसको हम कहते हैं मांडेपुर, मांडेपुर, मांडेपुर का ही नाम क्या कहते हैं, मंडोर। तो ये कुछ ऐसे जो नाम हैं, जैसे दिल्ली का नाम है जांगल प्रदेश बीकानेर, नड्डल नाडोल, अह छत्रपुर नागौर, शाकंभरी सांबर, सत्यपुर सांचौर, जाबालीपुर जालोर, श्रीमाल भीनमाल, मांडेपुर मंडोर। ये नाम है। ये नाम की जो भौगोलिक क्षेत्र है, इनके जो महत्वपूर्ण नाम है, जो प्राचीन नाम है, ये नाम, इन नामों की जानकारी हमें मिलती है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। आप सभी को पता है कि बिजोलिया शिलालेख दो महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। एक तो देता है चौहान वंश को लेकर, और दूसरी देता है जो भौगोलिक क्षेत्र को लेकर। साथियों, आज हम पढ़ रहे थे बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जैन पार्श्वनाथ मंदिर पे है, और ये जैन पार्श्वनाथ मंदिर है, ये आपका बिजोलिया भीलवाड़ा में है। इसमें इसको लिखने का काम गुणभद्र ने किया था, इसको लिखवाने का काम जैन श्रावक लोलाक ने किया था। और इसमें दो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। दो महत्वपूर्ण जानकारियां ये मिलती है कि हमें इसमें एक तो भौगोलिक क्षेत्र को लेकर जानकारी मिलती है, एक हमें चौहान वंश को लेकर जानकारी मिलती है। ये वर्तमान में, ये जो शिलालेख है वर्तमान में उदयपुर में पड़ा है। इसके अलावा हम इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि इसमें जो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में अपने चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश का प्रारंभिक क्षेत्र सांबर शाकंभरी के आसपास था। इन्होंने अपनी राजधानी अह छत्रपुर नागौर को बनाया। इसके अलावा वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया। ये था एक, इसमें कहा कि चौहान वंश वत्स गोत्र ब्राह्मण है। तो चौहान वंश के जो लोग हैं, जो वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताए हैं, ये जानकारी बिजोलिया शिलालेख देता है। हमने कहा कि भौगोलिक क्षेत्र के नामों को लेकर जानकारियां मिलती है, जिसमें दिल्ली को दिल्ली का है, बीकानेर को जांगल प्रदेश का है, नाडोल को नड्डल का है, नागौर को अह छत्रपुर का है, सांबर को शाकंभरी का है, सांचौर को सत्यपुर का है, जालोर को जाबेलीपुर का है, भीनमाल को श्रीमाल का है, मंडोर को मांडेपुर का है। ये आपके महत्वपूर्ण प्रशस्ति, जिसको हम बिजोलिया शिलालेख कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख को लेकर सामान्य परिचय, इसके महत्व, इसको महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ में ये इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि चौहान वंश को लेकर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो इसी शिलालेख से पूछा जा रहा है। आजकल ये पूछना बंद हो गया है कि चौहान वंश की स्थापना किसने की, अजमेर की स्थापना किसने की, अन्ना सागर झील की स्थापना किसने की। प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे जा रहे हैं, जो बीच बीच में से निकाल के पूछा जा रहा है। इस लाखों की भीड़ को झंझड़ी करने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न लाया जा रहा है, और ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपको याद करने के लिए एक एक बात, एक एक कहानी आपको मुख्य ज़बान याद होनी चाहिए। और जब बार बार लिखोगे किसी चीज़ को, तो ये आपको अच्छे और सरलता से याद भी हो जाती है। तो साथियों, ये हमारे बिजोलिया शिलालेख के सामान्य परिचय को पढ़ा है। आगे की क्लास में हम और भी एक शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। अभी समय को अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बेसुन चारा। जय हिंद, जय भारत माता। आप सभी का धन्यवाद।